दिल्ली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड को लेकर ये दिल्ली बाइट्स का 2027 का फर्स्ट सेशन है, जहां पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे हर प्रकार के बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट वगैरह है तो उसको हम लेंगे। एंड हाँ, आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन बहुत कम ही करूंगा एंड मेजरली आप लोगों के जितने भी डाउट एंड क्वेरी हैं वो सारा कुछ लिया जाएगा। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहां तक बात है तो वो बहुत सिंपल सा है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले डिटेल में देख लेते हैं। एंड हाँ, कोई भी कैंडिडेट इस सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है और वो सोच रहा है इस सेशन को कैसे ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। फ्यूचर में जब भी दिल्ली बाइट्स के टीचर एजुकेशन पे रिलेटेड ओपन सेशन होंगे, डायरेक्टली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो डू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स गिवन इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए खैर, देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपका ग्रेजुएशन में, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन, बेसिकली आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ना हो, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ना हो और उसने विद टाइम लेट से मास्टर्स की डिग्री ले ली या पीजी कर लिया है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। मान लो तुम्हारा ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, किसी कारणवश तुम एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ मसला हो गया, तुम्हारा 50% से भी कम नंबर है और तुमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेट से पीजी कर लिया या फ्यूचर में पीजी वगैरह कर लिए हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फॉर्म ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो, डजंट मैटर। बेसिक सा बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हाँ, आपका ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है। 90% कैंडिडेट्स, 99% कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वो सब ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यूजी की डिग्री के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि पीजी की डिग्री के बेसिस पर फिल कर रहे हो। तो बेसिकली ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में एक कंडीशन और है, वो कंडीशन बहुत ही सिंपल सा है कि देखो यार, तुम्हारे स्क्रीन पर ये जो लिस्ट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, आप देखो कि आपके स्क्रीन पर ये एक लिस्ट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स दे रखा है रेड बॉक्स के अंदर। अगर किसी कैंडिडेट को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो ये जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट्स हैं ना, ये जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, केवल इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। अदरवाइज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, ये जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट है ना, केवल इसी किसी एक सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। यही ये जो टोटल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए। और हाँ, कोई भी और अगर आपको सब्जेक्ट यूज कर, मतलब सर्च करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, या तुमको लग रहा है किसी और सब्जेक्ट से कर लें, तो आप नहीं कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए क्राइटेरिया सिंपल सा है कि या तो आपका ग्रेजुएशन में, मतलब आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, और अगर किसी कारण उस ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो भी चलेगा। डजेंट मैटर कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो। तो बेसिकली परसेंटेज का क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है, लेकिन किस सब्जेक्ट से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करोगे, आप बीएड कैसे करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ये जो आपके स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रखा है ना, ये जो आपके स्क्रीन पर रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट है, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे अपना बीएड करने के लिए, इसी रेड बॉक्स के अंदर से। ठीक है, ये जो पूरा रेड बॉक्स बना हुआ है, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट तुमको चूज करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए। अब पॉइंट यहां पर ये है कि वो सब्जेक्ट तुम किस बेसिस पर चूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के चूज कर लोगे, इतनी फ्रीडम तो होगी नहीं कि भाई कोई सा भी सब्जेक्ट उठाया चूज कर लिया बीएड करने के लिए। तो देखो होता क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट को तभी चूज कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को तभी चूज कर सकते हो जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मतलब कोई सा भी एक सब्जेक्ट इसमें से उठा लो, लेट से संस्कृत उठा लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, उसको एटलीस्ट, ध्यान देना मैं मिनिमम बोल रहा हूं, एटलीस्ट, मिनिमम, ठीक है, हिंदी में बोले तो न्यूनतम, ठीक है, हिंदी में बोले तो न्यूनतम, मिनिमम, एटलीस्ट कम से कम 200 नंबर का आपने पढ़ रखा हो और उसमें 50% आपने स्कोर किया हो। तो मान लो अगर तुमने संस्कृत लेट से 300 नंबर का पढ़ा हो तो 50% कितना हो गया आपका स्कोर होना चाहिए, मिनिमम 150 उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेट से संस्कृत तुमने कितने नंबर का पढ़ा है, 500 नंबर का, तो तुम्हारा 50% मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारा 250 उसमें स्कोर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तभी तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो अपना टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर। और हाँ, तुम्हारे 10-12 के सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, आपकी ग्रेजुएशन, और अगर नहीं ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन।
ठीक है, कोई एक आप चूज कर लो, या तो यूजी के बेसिस पर फिल करोगे या तो पीजी के बेसिस पर फिल करोगे, आप जो भी चूज करो। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो आपके स्क्रीन पर देखो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया है, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है तुमको। कंडीशन नंबर 1, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। वो सब्जेक्ट क्या होगा, जिसको भी कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लो, लेट से तुम हिस्ट्री ले लो या लेट से केमिस्ट्री ही ले लो। जरूरी क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम अपने क्वालिफाइंग डिग्री में एटलीस्ट, न्यूनतम मैं बोल रहा हूं, सभी सेमेस्टर और ईयर्स को मिलाकर, ध्यान देना किसी एक सेमेस्टर ईयर में नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं कि एक सेमेस्टर या ईयर में पढ़ रखा होगा, सभी सेमेस्टर या ईयर्स को मिलाकर मिनिमम बोला जा रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। कम से कम तुमने 200 नंबर का पढ़ रखा हो और उसमें एटलीस्ट 50% स्कोर कर रखा हो। तो मान लो इसी केमिस्ट्री को तुमने लेट से 700 नंबर का पढ़ रखा है, तो मिनिमम तुम्हारा कितना स्कोर होना चाहिए 50% के लिए, एटलीस्ट 350 उसमें स्कोर होना चाहिए। लेट से इसी केमिस्ट्री को तुमने 800 नंबर का पढ़ रखा है, तो तुम्हारा 50% कितना, 400 स्कोर होना चाहिए। लेट से तुमने इसको 250 मार्क्स का पढ़ रखा है, तो तुम्हारा कितना स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारा 125 स्कोर होना चाहिए। तो उस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए जरूरी यह है कि अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, या यूजी या पीजी, जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, अपने क्वालिफाइंग डिग्री में मिनिमम उस सब्जेक्ट को, न्यूनतम उस सब्जेक्ट को कम से कम आपने 200 नंबर का पढ़ रखा हो और एटलीस्ट उसमें आपने 50% मार्क्स स्कोर किया है, तब आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। तो ध्यान देना, एक तो ओवरऑल ग्रेजुएशन का डिग्री या जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, यूजी या पीजी, जिसके बेसिस पे फिल कर रहे हो, ओवरऑल क्वालिफाइंग डिग्री में 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, प्लस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लिया, लेट से पंजाबी चूज कर लिए, तो क्या जरूरी है पंजाबी को चूज करने का, क्या क्राइटेरिया होगा तुम्हारा, कि मिनिमम एटलीस्ट 200 नंबर का अपने क्वालिफाइंग डिग्री में पढ़ रखा हो। और हाँ, अच्छी बात है सर, मैंने 1000 नंबर का पढ़ रखा है, मैंने 2000 का पढ़ रखा है, मैंने 500 का पढ़ रखा है, मैंने 700 का पढ़ रखा है, तुम जितना भी पढ़ रखे हो, एटलीस्ट जरूरी क्या है कि लेट से तुम इकोनॉमिक्स चूज कर लिए, तुम्हारा क्वालिफाइंग डिग्री में देखा जाएगा टोटल तुमने कितने सेमेस्टर या ईयर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है। जो भी टोटल सेमेस्टर ईयर या ईयर्स होंगे आपके, वो सारा जोड़ दिया जाएगा, भाई टोटल आपने कितने नंबर का पढ़ा है। लेट से इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ा है 700 नंबर का, तो मिनिमम इसमें 50% आपका स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 350 होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बीएड करने के लिए चूज करने को, ठीक है। तो ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो कुछ भी मैंने यहां तक आपको एक्सप्लेन किया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बार मैं वापस से रिकैपिचुलेट कर दे रहा हूं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो बाद में ज्वाइन किया था, तो वापस से मैं एक बात को क्विक रिकैप कर देता हूं, रिकॉल करने के लिए आप लोगों के। देखो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया सिंपल है कि आपका जो बैचलर डिग्री है, आपका जो यूजी का डिग्री है, बेसिकली जो आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, बेसिकली जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो। कोई ऐसा बच्चा है भाई जिसका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, उस बच्चे ने समय के साथ पीजी कर लिया, मास्टर्स कर लिया है, तो वो अपने मास्टर्स के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो। बात बस इतनी है कि 50% मार्क्स अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री में है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन साथ में एक शर्त और है, वो बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। बेसिक सा क्राइटेरिया क्या है कि देखो, ये तुम्हारे स्क्रीन पर जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये रेड बॉक्स के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो रेड बॉक्स के अंदर टोटल सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड, ये जो रेड बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट शो हो रहा है ना, जो रेड बॉक्स बना हुआ है, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे बीएड करने के लिए, इसी में से वो कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे तुम बीएड करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लोगे, तो जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करोगे, जैसे मतलब उस सब्जेक्ट को चूज करने का क्राइटेरिया ही सिंपल सा है। क्राइटेरिया सिंपल सा क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, लेट से कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स ले लो या लेट से सोशियोलॉजी ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, जरूरी क्या है कि उस सब्जेक्ट को मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम, न्यूनतम, एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स के लिए पढ़ रखा हो, सॉरी मिनिमम, न्यूनतम, एटलीस्ट आपने उसको 200 मार्क्स के लिए पढ़ रखा हो। एटलीस्ट कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लो, एटलीस्ट आपने उसको मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, मिनिमम बोला जा रहा है, और उसमें आपने 50% स्कोर कर रखा हो, तो आपका ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए,
प्लस जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो, जरूरी यह है कि मिनिमम न्यूनतम आपने 200 नंबर का पढ़ रखा हो। 500 नंबर का पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, 700 नंबर का पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है, 800 नंबर का पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 500 नंबर का पढ़ रखे हो कि 700 नंबर का पढ़ रखे हो। बात बस इतना है कि उस सब्जेक्ट को तुम तभी चूज करोगे, जिस भी सब्जेक्ट को तुम चूज कर रहे हो उसको तुम तभी चूज करोगे जब उसको मिनिमम कम से कम 200 नंबर का पढ़ा हो, ज्यादा चाहे जितना भी हो। ठीक है, सभी सेमेस्टर और ईयर्स को मिलाकर मिनिमम अगर आपने 200 मार्क्स का पढ़ा है, उसमें 50% स्कोर भी किया है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए। अदरवाइज आप नहीं चूज कर सकते हो। लेट से कोई बच्चा बीबीए किया है, या लेट से कोई नर्सिंग का कोई डिग्री लेके आ रहा है, लेट से म्यूजिक में कोई डिग्री लेकर आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, वो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैं शो कर रहा था उसमें से वो पढ़ रखा हो। तो अगर नहीं पढ़ रखे हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कोई लॉ का है, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में डिग्री लेकर आ रहा है, कोई मैनेजमेंट के फील्ड में डिग्री लेकर आ रहा है, कोई बीसीए करके आ रहा है, कोई बीबीए करके आ रहा है, तो ये कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैं आपको शो कर रहा था, ठीक है, अमूमन होता क्या कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो वो पढ़ रखे हो। ये जो रेड बॉक्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेड बॉक्स के अंदर आपको सब्जेक्ट दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। अगर तुम बीबीए किए होगे, बीसीए किए होगे, मैनेजमेंट किए होगे, लॉ किए होगे, कोई इस तरह की डिग्री लेकर आ रहे हो, तो देखोगे कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जो तुमने इसमें से पढ़ रखा है। और मान लो कोई एक सब्जेक्ट तुमने पढ़ भी लिया, गलती से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तुमने पढ़ भी लिया जो इस रेड बॉक्स के अंदर है, तो देखोगे कि है क्या, उसको मिनिमम 200 नंबर का पढ़ना भी जरूरी है। कम से कम 200 नंबर का पढ़ रखा है, 400 का पढ़ा है, 600 का पढ़ा है, 800 का पढ़ा है, तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 200 नंबर का पढ़ रखा हो और उसमें 50% स्कोर्ड भी हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% स्कोर्ड भी हो, तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या बातें समझी? अभी तक हमने न्यूनतम अर्हता समझी है, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा है। ठीक है, अभी तो ये डिसाइड हो रहा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। एक बार आप एलिजिबल हो गए, ध्यान दीजिएगा, एक बार आप एलिजिबल हो गए तो अगला क्वेश्चन ये है कि एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो एडमिशन सिंपल सा सीयूईटी के एग्जाम के बेसिस पर होगा। सीयूईटी का पेपर आप दोगे एडमिशन के लिए। ठीक है, सीयूईटी का पेपर दोगे। और सीयूईटी का कौन सा पेपर दोगे? देखो यार, होता क्या है ना, सीयूईटी कम से कम 156 अलग अलग सब्जेक्ट्स में पेपर करवाता है। ठीक है, आपको देखना होगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम्हारा सब्जेक्ट मैथ है, तो तुमको सीयूईटी का COQP 07 वाला पेपर कोड का पेपर देना है। तुम्हारा सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स में से कोई एक है तो तुम COQP 06 वाला पेपर दोगे। तुम्हारा सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से कोई एक है तो तुम COQP 05 वाला पेपर दोगे। तुम्हारा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट है तो तुम COQP 04 वाला पेपर दोगे। तुम्हारा कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस है तो तुम CUET का COQP 03 वाला पेपर दोगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट आप चूज करोगे। और हाँ, यहां पर एक बात आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं और एक्स्ट्रा के तौर पर, फिलहाल के लिए अभी इग्नोर करिएगा। देखो होता क्या है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइम यूनिवर्सिटीज़ में से है, लेकिन इंडिया की जो बाकी की और यूनिवर्सिटीज़ है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो क्या करती है ना, ये सब इतना सारा पेपर कोड नहीं रखा है उन लोगों ने। वो लोग सिंपली बोलती हैं कि जाओ केवल COQP 03 वाला पेपर देकर आओ और इसी पेपर के मेरिट के बेसिस पर आपको हम एडमिशन दे देंगे। ठीक है, तो ये हर यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कि यूनिवर्सिटी किस पेपर कोड से अपने यहाँ एडमिशन देना चाहती है। ठीक है, ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अपना प्रॉब्लम सुलझाने के लिए क्या करती हैं, एक कॉमन सा कोड चूज कर लिए हैं कि भाई हम COQP 03 से एडमिशन देंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई सिंपल सा कहता है, ऐसा है भाई, हमारे यहाँ पेपर देना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड। ठीक है, एक ही बात है, सब बीएड का डिग्री है, सब एक ही है, सब एक समांतर है। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हमारे सब्जेक्ट चूज करोगे तो उस हिसाब से पेपर कोड आपको चूज करना है। ठीक है, और कोई भी ऐसा है जो फ्यूचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है, दिव्यांग छात्रों को जो पढ़ाने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उन लोगों को भी COQP 03 वाला ही CUET का पेपर देना होता है। तो CUET में बहुत सारे पेपर कोड्स होते हैं, बहुत सारे पेपर कोड है। तुम्हें बस क्या देखना है कि तुम्हारी जरूरत का पेपर कोड कौन सा है। ठीक है, लेट से हमको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो भाई हम बीएड के हिसाब से पेपर कोड चूज करेंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूं कि देखो भाई CUET में ना बहुत तरह तरह के पेपर कोड होते हैं। ठीक है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चूज करोगे। बीएड करना है पहला चीज, दूसरा चीज किस यूनिवर्सिटी से बीएड करना है। तो होता क्या है,
बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको 3 चीज़ें सबसे पहले देखना है, ठीक है। आप अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर 2027 में मुझे बीएड में एडमिशन लेना है तो किन बातों को मुझे सबसे पहले देखना है। सबसे पहली बात, आप ये मत देखो कि एडमिशन कैसे होता है, सबसे पहले देखो कि एडमिशन कहाँ लेना है। तो आपका पॉइंट नंबर 1 क्या होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है। तो आप लिख लो कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ। लेट से मैंने लिख लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेट से मैंने लिख लिया बीएचयू, मैंने लिख लिया जामिया, मैंने लिख लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। 4-5 यूनिवर्सिटियों का मैंने लिस्ट बना दिया कि यार इसमें से किसी एक में एडमिशन मिलेगा तो मैं बीएड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम चूज करो। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी का डिटेल देखना पड़ेगा तुमको कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि हाँ, जो कुछ भी मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे अलग है, जामिया का इससे अलग है, आईपी यूनिवर्सिटी का इससे अलग है, एनसीईआरटी आरआई बीएड का इससे अलग है। और हाँ, सब के सब देते बीएड का डिग्री ही है, ठीक है। सब के सब आपको देते बीएड का ही डिग्री है। तो सिंपल सा बात क्या है, हमको ये क्या देखना है यहाँ पर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। दूसरा, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक बार आपने देख लिया कि अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है और मैं एलिजिबल हूं, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, लेट से तुम मान लो तुमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा और तुमने देखा कि हाँ तुम एलिजिबल हो, ठीक है। जब एलिजिबल हो तो अगला चीज क्या चेक करोगे, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप क्या है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बनाओगे, कहाँ कहाँ तुमको एडमिशन लेने का मन है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाई उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने का क्राइटेरिया क्या है। पॉइंट 3, कि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लोगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कैसे है, क्या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम के माध्यम से होता है या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद करवाता है। जैसे जामिया है, जामिया इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है बीएड करने के लिए, लेकिन जामिया देखोगे अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद करवाता है, जामिया का फॉर्म अलग से रिलीज होता है। आपको देखने के लिए मिल जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद करवाती है, अपनी फॉर्म खुद रिलीज करती है। आपको देखने के लिए मिल जाएगा एनसीईआरटी आरआई बीएड, एनसीईआरटी आरआई अपना फॉर्म खुद रिलीज करता है, अपना एंट्रेंस एग्जाम एनसीईआरटी आरआई बीएड वाले खुद कंडक्ट करते हैं। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का लिस्ट फिगर आउट करो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर एडमिशन लेना चाहते हो। पॉइंट 2, वहां एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पॉइंट 3, मेथड ऑफ एडमिशन क्या है, क्या वो एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम से देता है या फिर वो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद करवाता है। ये चीज आपको देखने का जरूरत है। मैं आप लोगों को 2026 का प्रोस्पेक्टस शो कर दे रहा हूं, आपको अननेसेसरी हैंड रेस करने का जरूरत नहीं है। हैंड रेस करने के लिए भी मैं बोलूंगा, तब आप हैंड रेस करके अपना डाउट सॉर्ट आउट करिएगा। खैर, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपको दिख जाएगा 2026 का ये प्रोस्पेक्टस है जब फॉर्म रिलीज हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना सीयूईटी का बहुत सारा पेपर कोड है भाई, ठीक है, बहुत सारे पेपर कोड्स हैं इसमें, ठीक है। यहां देखो बहुत सारे पेपर कोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। टोटल 150-60 अलग अलग पेपर कोड होगा हर काम के लिए कि पीजी में एडमिशन लेना है, एमएड में एडमिशन लेना है, एमए एजुकेशन में एडमिशन लेना है, बंगाली में एडमिशन लेना है, फ्रेंच में, इटालियन में, हॉर्टिकल्चर में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योतिष दर्शन में, ज्योतिष में, मतलब किसमें तुमको वेदांत किसमें तुमको एडमिशन लेना है, बहुत तरह तरह के कोर्स हैं, उस हिसाब से पेपर कोड असाइंड है, उसी हिसाब से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो जब तुम यहाँ बीएड के रिगार्डिंग सर्च करोगे तो तुम देखोगे कि अच्छा COQP 03 वाले पेपर कोड में काफ़ी बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, बीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बीएड विजुअल इंपेयरमेंट, बीएड हियरिंग इंपेयरमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो मसले हैं सब COQP 03 के पेपर से एडमिशन हो रहा है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन ले रही हैं, वो COQP 04 वाला पेपर देने के लिए कह रही हैं। कुछ लैंग्वेज के हिसाब से कुछ लैंग्वेज के हिसाब से ले रही हैं, वो COQP 05 वाला एडमिशन के हिसाब से कह रही हैं। कोई साइंस वाले हैं COQP 06, कोई मैथमेटिक्स वाले हैं COQP 07, ठीक है। तो देखो कि बीएड में भी तुमको 3-4 तरह का देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है वो कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देखोगे 03, 04, 05, 06, 07 सभी पेपर कोड में पेपर दिलवाती है डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। उसी तरह कोई बच्चा ऐसा है कि लेट से कि मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, कोई ऐसा है कि शिक्षा शास्त्री है, शिक्षा आचार्य वगैरह बीएड करना चाहता है, तो उसके लिए पेपर कोड अलग होता है। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कैसे एडमिशन लेना चाहती है। एंड हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन लेना चाह रही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है भाई कि हम यार सब्जेक्ट कोड के बेसिस पर चूज करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिलेबस,
पेपर स्ट्रक्चर, इस पे थोड़ा बाद में बात करेंगे, इसमें मैं बेसिकली एंड में बात करूंगा। या फिर आप सभी लोगों को रिकमेंडेड रहेगा कि कोई भी ऐसा है जो सिलेबस वगैरह डिटेल में समझना चाहता है, फ्यूचर में आप इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप जो है सिंपल सा तरीका क्या है कि आप जो है डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओ, ठीक है। आप डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओ, पूरा पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। CUET DU BED 2027 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाया गया है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा जो प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। CUQP 03, 4, 5, 6, ठीक है, 7 का भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब कंप्लीट पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन सिलेबस समझाया गया है। पास्ट में अलग अलग सब्जेक्ट कोड से जो तमाम डेली बाइट्स के स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई किए हैं, इस साल अच्छे खासे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, इसलिए कुछ कम लोगों का इंटरव्यू देखने के लिए मिल रहा है, बाकी के लोगों का बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। सिंस अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं, सबका हम लोग इंटरव्यू के टेस्टिमोनियल नहीं डाल सकते, ऑब्वियसली सबका नहीं डालेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा है, जिन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया है, तो उन लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, तो उन मतलब डेली बाइट से पढ़ रखे हैं, आप उनका टेस्टिमोनियल देख के समझ सकते हो उन्होंने प्रिपेयर कैसे किया है, ठीक है। प्रिपरेशन का तरीका देख सकते हो, कैसे प्रिपेयर किया, क्या सारे मिस्टेक्स थे, इन बातों को आप लोग समझ सकते हो। जिसको भी सिलेबस वगैरह समझना है, कॉलेजेस समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सब कुछ उस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, PDF देखने के लिए मिल जाएगा। फ्यूचर में इस वीडियो लेक्चर को आप यूट्यूब पर देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज़ दिखाऊं, इस बार के सभी वीडियोस में एक नया लिंक नीचे अटैच किया गया, मुझे लगता है बहुत कम बच्चों ने उसको जाके देखा भी होगा मोस्ट ऑफली। आप देखोगे लेट्स से कि मान लो 2027 वाला प्लेलिस्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, और हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो में अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक प्रीवियस ईयर पेपर का एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके आगे गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा। यहाँ आपका जो सा पेपर कोड है आप चूज कर लो, ठीक है। लेट से मैंने CUQP 04 चूज कर लिया, ठीक है। तो यहीं पर आपको तमाम प्रीवियस ईयर पेपर, आंसर की सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट सिलेबस का एक डिटेल्ड में रिव्यू यहाँ बना के डाला गया है, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपको रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई 2024 में, 25 में, 26 में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने सेक्शन के से आए थे, सो दैट कि प्रिपरेशन में चीज़ें बहुत ही हमारे पास फोकस्ड रहें, सॉर्टेड रहें, ठीक है। एकदम क्लियर कट सब कुछ मेंशन्ड है कि हर साल पेपर में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, कि जियोग्राफी से कितने थे, इकोनॉमिक्स से कितना था, तो डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। आने वाले सब्जेक्ट में यहाँ पर करंट अफेयर वगैरह भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो CUET के पेपर में लोग कम पूछते हैं, लेकिन वहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, वहीं से रिसोर्सेज को डाउनलोड वगैरह भी आप कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस पेड होती हैं, ठीक है। डेली बाइट्स पर जितना भी गाइडेंस है, डेली बाइट्स पर कोई भी आपको डाउट एंड क्वेरी है, भाई तुम चाहे कहीं और तुम किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर करते हो, डजेंट मैटर, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो ओपन है, फ्री है सभी कैंडिडेट के लिए। कभी भी किसी भी सेशन में आप आकर अपना डाउट क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑल्सो ऑफ द सेशन ऑल्सो। वो चीज़ है पॉइंट 1। पॉइंट 2, 2027 से ये चीज़ भी कर दिया गया है, भाई जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो आप ओपन सेशन में आओ, थोड़ा देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो भी ऐसे लोग हैं भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए आप डायरेक्टली पेड करियर काउंसलिंग वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां डिटेल्ड में आप अपना टीचिंग पोर्टफोलियो पूरा बनवा सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मतलब किस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लेट से सेशन को अगर लेता है तो इट्स टोटली अप टू देम, तो वो चाहे तो अपना डिटेल्ड पूरा पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट टीचिंग जॉब है, फ्यूचर में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, आप अब्रॉड टीचिंग के लिए जा रहे हो तो क्या आपको ध्यान रखना है, खुद का कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना है। ये सेशन 1-1.5 घंटे का होता है, इसमें 2 से 3 दिन का वेटिंग रहता है। अगर आप व्हाट्सएप हैंडलर कॉन्टैक्ट करोगे, ये उनके लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, ये ओपन सेशन में कंप्लीट आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा है जो इंडिविजुअली कांटेक्ट करना चाहता है तो उस पर व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट कर सकता है करियर काउंसलिंग वगैरह के लिए। चलिए खैर, अब आ जाते हैं आप लोग के डाउट एंड क्वेरी पर। जिस भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। फर्स्टली आई विल कम टू गुरप्रीत, देन आई विल कम टू आलिया नूर, देन शिवानी। डू वी हैव गुरप्रीत ओवर हियर? ओके, देन आई विल कम टू आलिया नूर। यस गुरप्रीत।
गुरप्रीत। ये सर मेरा डाउट ये है कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी कॉम्बिनेशन लिया था, तो मैं चाह रही हूँ कि इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आए पॉलिटिकल साइंस या पंजाबी की, तो मैं दोनों में एलिजिबल हूँ। तो मैं कौन सा मतलब CUQP 03 दूँ या CUQP 04 दूँ? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करनी है BEd। देखो गुरप्रीत, ऐसा करो ना, 03 और 04 दोनों दो। क्योंकि हाँ जी ठीक है, वो क्योंकि दोनों क्योंकि दे दूंगी क्योंकि मैम, बट फिर क्योंकि जिसमें अगर हाँ जी। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 04 से फॉर्म फिल करेंगी तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सबसे पहली बात ये समझिए कि आप फॉर्म फिल करती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 30 से 40 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। 1 से 2% चांसेस ये होता है किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो होता क्या है कि आप चाहे पंजाबी से एलिजिबल हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं, पॉलिटिकल साइंस से एलिजिबल हैं, एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगी। तो आप दोनों का पेपर कोट का फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर किसी कारणवश आपका नहीं होता है किसी एक सब्जेक्ट में, तो हो सकता है दूसरा वाला जो है मजबूरी वसी करना पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि 03 04 दोनों का पेपर आपको दे देना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू गुरप्रीत। देन वेलकम टू आलिया नूर, देन शिवानी शर्मा। यस आलिया नूर, स्विच ऑन माइक। शिवानी शर्मा। हेलो। जी शिवानी गुड बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी बताइए। हाँ, सर मेरे को ये पूछना था, मैंने ना कभी लाइफ में ना एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं है कभी। तो आगे मतलब जैसे मैं दूंगी तो सीट अलॉट हो कैसे होती है, मतलब कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज का, तो कैसे हेल्प मिलेगा उसमें? आपने प्लेलिस्ट देखा ड्यू बीएड का डेली वाइट्स पर? हाँ जी देखा था, कल भी अटेंड भी करा था, एलिजिबिलिटी अच्छा ठीक वगैरह है। चेक तो करा था। कुछ नहीं करना है, तैयारी करिए और पेपर दीजिए। उसके बाद का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब वो नहीं समझ रहा है कि कैसे तो सीट क्यों अलॉट समझना है होती उसके है बाद का सब। प्रोसेस आपको अभी? ठीक है, और ये पूछना था देखो CO शिवानी, QP देखो, नहीं 03 नहीं, भी प्लीज़ होता है प्लीज़ एक तो। प्लीज़ जस्ट अ सेकेंड, टेक अ पॉज। क्यों समझना है उसके बाद का प्रोसीजर? भाई सिंपल सा बात है, मैं एलिजिबल हूँ, जब फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म फिल करेंगे। इससे ज़्यादा मुझे अभी क्या जानना है? मैं एलिजिबल हूँ, मैंने चेक कर लिया, फॉर्म निकलेगा फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा रेस्ट विल फॉलो। सब एक ही दिन थोड़ी ना समझना है। एलिजिबल है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 प्रिपरेशन करना है, जब फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म फिल करेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि सर कोई हेल्प नहीं, कोचिंग नहीं है, कोई सीनियर कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है कि जिनसे मतलब हेल्प ले पाएगा, बीच में कुछ पूछना हो अरे जाता है भाई, ऐसा। डेली बाइट्स का बहुत सारा ओपन सेशन होता है, आप आ जाइएगा, ठीक है। डेली बाइट्स के जितने भी फैकल्टी हैं, सब या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किए होंगे या तो बीएचयू से किए हैं। अच्छा, और ठीक है, ये हाँ। COQP 03 में जैसे सब्जेक्ट हम बाद में देखते हैं, तो इसमें कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा आगे टीचिंग लाइन में, जैसे अगर हम जाते डिपेंड हैं तो? करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बाद में क्या देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट चूज करके तो COQP 0345 चूज कर रही हैं। हाँ जी ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है जैसे पोल साइंस हमने पढ़ रखा है, तो आगे हम उसको ले सकते आपने हैं ड्यू बाद बी ए में। 2027 वाला प्लेलिस्ट देखा डेली बाइट्स के यूट्यूब पर? अ, अभी नहीं सर। नहीं देखा है ना, तो देख के आइए, ठीक है। अ, ठीक है सर। जी ठीक थैंक है। यू। और हाँ, अगर कोई जानने वाला दीदी भैया रिश्तेदार कोई आपके अगल बगल कोई नहीं जानने वाला है, तो ऐसा है, कम से कम अगर कहीं पर आपको हेल्प मिल रहा है तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए वो करके आइए। वीडियो की शुरुआत में बोला हूँ, सेशन की शुरुआत में बोला हूँ, कल भी बोला हूँ, प्लेलिस्ट देख कर आएंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्टेड की सेशन में डायरेक्टली आके ब्लंटली क्वेश्चन कर रहे हैं, देख कर आइए, कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएं, फिर अगेन यहाँ डिस्कस करिए तो ज़्यादा सॉर्टेड महसूस करेंगी। ठीक है ठीक है शिवानी? सर। ठीक है। हाँ, यस आलिया गुड नूर, यस इवनिंग। प्लीज़। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आलिया। हाँ। सर मैं आपका JMI प्रिपरेशन बैच खरीदी हूँ, तो CUT PG भी मुझे देना है बीएड का, तो क्या मतलब JMI बीएड प्रिपरेशन से भी उसका तो हो जाएगा ना, नहीं उसके नहीं, लिए तो अलग डिपेंड से? करता है सब्जेक्ट क्या है। सीयूईटी में कौन सा पेपर कोड है? अब 6 है, जीरो नहीं तो सिक्स कोई साइंस है। दोनों का कोई लेना देना है? जामिया का सिलेबस और 06 का सिलेबस हमने देखा है, यस सर, तो दोनों देखा है। एकदम अलग है। जामिया में टोटली सिलेबस एकदम अलग चीज़ है और 06 में टोटली एकदम अलग है। कोई लेना देना ही नहीं है दोनों का, सर पैर ही नहीं है कुछ भी। यस सर। सर तो आपका ये मैंने JMI प्रिपरेशन बैच खरीदा है, तो आपने उसका 18 टेंटिव डेट बताया था इसमें, तो अभी तक उसका जामिया कोई का क्लासेस 21 को बताया गया है कि टेंटेटिव डेट 21 को शुरू होगा। एक दो दिन में आपको अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो सर उसी टाइम ग्रुप बनेगा उसका ना? हाँ हाँ, यस यस यस, दैट थिंग हैंडलर विल डू। एक्चुअली मेरे साइड से अभी ओके नहीं किया गया क्योंकि मैंने जामिया पर ओपन सेशन कंडक्ट नहीं किया, उसके बाद वो फॉर्म हो जाएगा। और सर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसका भी COT के थ्रू होता है ना?
नहीं, एएमयू का टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया है, एएमयू पे बात करेंगे बाद में, ठीक है। एएमयू का पेपर स्ट्रक्चर वगैरह सब टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, बस ये मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू आलिया। कोई भी ऐसा बच्चा जो जामिया के प्रिपरेशन क्लास में एनरोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में आप लोग का भी अपडेट आएगा भाई, ठीक है। जामिया का भी बैच ही 4 दिन हुआ अनाउंस किया अभी, ठीक है। हाँ, ओके, देन आई विल कम टू ANNDD। हेलो सर। हेलो, आपका शुभ नाम? जी सर, आपके वीडियोस आरसीआई स्पेशल एजुकेशन पे वीडियोस नहीं है। आपका शुभ नाम? रजत। रजत, अच्छा नाम है आपका, तो बेटर रहेगा कि अपने नाम से ज्वाइन करिए। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं। आपके आरसीआई पर वीडियोस नहीं है यूट्यूब पर। किस यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग? आरसीआई से जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसके जो कॉलेजेस है, और आरसीआई का लाइसेंस पर भी RCI क्या वीडियो। चीज़ होता है, आपको पता है? जी सर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, तो RCI Yes. कोई कॉलेज नहीं है, RCI एक संस्था है जो स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस को एफिलिएशन देता है, इस, ठीक है। सर, तो उस पर वीडियो नहीं है, तो अभी नहीं, उस पर वीडियो क्यों होगा? इट्स लाइक कि मैं बीएड के बारे में बता रहा हूँ, कोई बच्चा हमसे कह रहा है सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर आपने कोई वीडियो नहीं बनाया है। नहीं, उस पर सर आरसीआई लाइसेंस जैसे वो भी लाइसेंस। हाँ, तो उससे क्या करना है आपको? RCI के लाइसेंस से क्या करना है? ये तो कॉलेज वाले लाइसेंस लेते हैं, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद यू? में इंफॉर्मेशन वीडियोस होती, तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसी वीडियोस आप पोस्ट करोगे? फिर वही बात, आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं बीएड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब कोई बच्चा हमसे बोले सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। आप एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे हो। RCI का आपसे कोई लेना देना नहीं है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो स्पेशल एजुकेशन के बीएड कॉलेजेस को मान्यता देती है, इससे तुमको क्या करना है? अब जैसे बीएड के कॉलेजेस पर बात कर रहे हैं, कोई बच्चा बोले सर आप NCTE पर नहीं बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वो बॉडी है जो बीएड के कॉलेजेस को मान्यता देती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। आपको सिंपल सा बीएड स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यूनिवर्सिटी चूज करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिल्ली बाइट्स पे सर्च करिए, मिल जाएगा, ठीक है। RCI से आपको क्या करना है? ठीक है। ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ जी। क्या समझ में आया? सर कि यूनिवर्सिटी पे फोकस करना है। हाँ, RCI से आपका कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक कि मैं बता रहा हूँ कि 500 का नोट ऐसा होता है, 100 का नोट ऐसा हो रहा है होता है, तुम कह रहे हो सर आपने RBI के बारे में नहीं बताया। हाँ, मतलब आप कभी पैसा देखते समय सोचते हो क्या कि अच्छा RBI ने इसको छाप के भेजा है? आप बिल्कुल आप यही चीज़ कह रहे हो, ठीक है। उससे आपको RCI से क्या करना? व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? ये तो कॉलेजेस अपना मान्यता लेते हैं उनसे जाके, RCI वालों से, ठीक है। डन है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, आप देखो कि मुझे जामिया के बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेना है कि किसी और स्पेशल एजुकेशन के बीएड में एडमिशन लेना है, आप इस तरीके से चेक करिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है। और हाँ, चेक करते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह के डिसेबिलिटी में आप बीएड करने को सोच रहे हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो आप दिल्ली बाइट्स की यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा स्पेशल एजुकेशन बीएड, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू लक्ष्य शौकीन, देन प्रीति सरोज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लक्ष्य, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी ना मैं मास्टर्स कर रहा हूँ से भी, तो मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो मुझे पूछना था कि जब इसके फॉर्म्स आउट होंगे बीएड के, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे करूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन? Doesn't क्योंकि उस समय जिससे आप एलिजिबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय आपका फाइनल ईयर एग्जाम हो रहा होगा, डजेंट मैटर। हाँ, क्योंकि सर उसमें वो एमए तो अभी कंप्लीट नहीं होगी, तो उसमें कोई तो दिक्कत टाइम नहीं है लगता उसके, है। नहीं क्वालिफाइंग के बेसिस पर भी फिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, उस डिग्री के बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके सर। लक्ष्य सिंपल सा लॉजिक है। इमेजिन करो कि अगर तुम क्वालिफाइंग डिग्री पर फॉर्म नहीं फिल करोगे, तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा फिर? यस सर। मतलब सोच के देखिए, आप यही तो कह रहे हो कि सर मेरा जून जुलाई 2027 में आपका पीजी कंप्लीट होगा। हाँ जी सर। अगर तुमको फॉर्म ना फिल करवाएं तब तो तुम 2028 में भरोगे।
ये एक साल सर गैप नहीं हो जाएगा तो हाँ क्वालिफाइंग वाला बच्चा एलिजिबल होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यस सर। एंड हाँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में था, तभी मैंने अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, बीएड भी कर लिया, ठीक है, जॉब भी लग गई, ठीक है, ओके सर, थैंक ठीक है, ओके, थैंक यू लक्ष्य। ओके, देन आई कम टू प्रीति सरोज। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रीति। सर मैंने रिसेंटली 2026 में मतलब 25 और 26 में मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। अच्छा, बीकॉम किसी कंप्लीट रीजन कर की लिया। वजह से मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई, तो इसी साल मैंने 2025 में फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम दे के कंप्लीट किया है। तो मैं बीकॉम। अब हाँ जी बीकॉम किया है। हम्म तो मेरे सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स करके सब्जेक्ट था, हम्म जिसमें मेरे 56 मार्क्स आए हैं। मुझे ये आइडिया नहीं है कि आउट ऑफ किस 200 में से तो नहीं थे, 100 में से ही थे शायद वो मार्क्स। तो अगर मुझे ये आप जानना है पेपर दी कि थी कि आप अगर आप पेपर दी थी और आपको आइडिया नहीं है, तो बाकी के लोग बताइए, मुझे आइडिया होगा कितने नंबर का था। आप नो खुद सर, सोचो थोड़ा। वो बात नहीं है, 100 मार्क्स में से आया था वो। हाँ, तो वो आप समझिए ना कितने नंबर का था, वो तो आप समझेंगे, मैं तो समझूंगा नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि सर मैं अभी बीएड करना चाहती हूँ और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है मेरा। देखो, जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं वो अमूमन इकोनॉमिक्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्योंकि कॉमर्स से तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जी ओके। कॉमर्स को आप टीचिंग सब्जेक्ट तभी चूज कर सकती हैं जब आपने उसमें पीजी किया हो। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड कॉमर्स कर हाँ, सकते हैं कॉमर्स मतलब। को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट तभी चूज करोगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तुमने पीजी किया हो उसमें, ठीक है। अदरवाइज कॉमर्स को एज अ टीचिंग, आई एम नॉट सेइंग कि तुम बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो, कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकती हो, ओके ओके। ठीक है। तो इसीलिए जो बीकॉम वाले बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स को चूज कर लेते हैं, ठीक है। Okay, तो sir. आप टेक्निकली COQP 04 के पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे। किस कौन से कोर्स में सर? COQP 04, ओके सर। ठीक है, ओके, देन आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट श्वेता कुमारी। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट है ना, वो किसी कॉलेज की वजह से मिसप्लेस हो गया था मेरा, तो उन्होंने मुझे दोबारा जो मार्कशीट दी है उस पर डुप्लीकेट लिखा आ रहा है उस पे। कोई तो मैं दिक्कत नहीं फॉर्म है, फिल करूँ ऐसा दिक्कत तो नहीं आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही था मेरा। कॉलेज वालों ने इशू किया ना, यूनिवर्सिटी से इशू हुआ है ना, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ही दिक्कत नहीं मिसप्लेस कर दिया था। और तुम क्या कि समोसा खा ली थी क्या उस पर? नहीं सर, उन्होंने एड्रेस पता नहीं कहाँ उन्होंने प्लेस किया, जो मेरा एड्रेस था उन्होंने किसी और पोस्ट ऑफिस में किया था। मैं अभी जो मेरा एड्रेस है ना, वहां से मैं अभी कहीं और रह रही हूँ, तो उन्होंने जहाँ भेजा था वहां तक मेरे कॉल वगैरह कुछ आई नहीं। तो मैं कॉलेज गई थी जब दोबारा बात लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डिलीवर कर दिया, बट मेरे पास आई नहीं है, तो दोबारा उन्होंने बना के दिया था। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। वेलकम टू उर्वशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उर्वशी जी, बताइए। सर एक्चुअली मैं ना अभी अपने फाइनल ईयर्स में हूँ इंग्लिश ऑनर्स के, और आई एम प्लानिंग टू परस्यू बीएड इन इंग्लिश। लेकिन मेरे को ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में संस्कृत नहीं नहीं पढ़ी पढ़ी है, है, ठीक है, हाँ समझ गया मैं। और मेरे को हमेशा यही लगा रहता है कि कहीं संस्कृत की वजह से मेरा स्कोर अफेक्ट ना हो और मेरे को कॉलेज ना मिले। बिल्कुल होगा अफेक्ट। तो मतलब आई एम वेरी वीक इन संस्कृत, मेरे को बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है। देखिए देखिए And I- देखिए 25 क्वेश्चन तीनों से पूछेगा, संस्कृत, हिंदी, Yes. इंग्लिश से। तो अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, बात सिंपल सी है, ठीक है। हाँ, आगे बताइए। हाँ, And sir, I am also not able to find good teachers of Sanskrit जिनसे मुझे समझ में आया। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, कोई एक्यूरेटली पढ़ाता नहीं है, मुझे किसी का समझ में नहीं आता। सो आई एम वेरी टेंस्ड कि पता नहीं मेरे को कैसे समझ में आएगा। आई हैव बीन प्लानिंग टू टेक योर DU BEd वाला कोर्स, पर मेरे को उसमें भी लग रहा है कि पता नहीं अगर क्लासेस में मेरे को समझ में नहीं दिल्ली आया। बाइट्स पे जो संस्कृत की फैकल्टी हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं संस्कृत से, पहला चीज़ ये उनका व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन है। दूसरा, तमाम स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल पढ़ा होगा, ठीक है। जी तो आपको दिल्ली बाइट्स में संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होगी, लैंग्वेज किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा इनफैक्ट, ओके सर। ठीक है। एंड इनफैक्ट सर अगर हमारे यहाँ से इस साल अगर 30 से 40 बच्चे क्वालिफाई किए थे तो उसमें 50% लैंग्वेज वाले ही हैं,
ओह, ठीक है, ओके 50%। क्योंकि क्योंकि होता क्या है ना, सोशल साइंस से क्वालिफाई करना इतना ईजी नहीं रहता है बच्चों के लिए। हम्म, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस में सब्जेक्ट डाइवर्स ज़्यादा रहते हैं, ये सारा चीज़, पेपर बहुत ही स्कैटर्ड आता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं सोशल साइंस के पेपर में, तो वी नेवर नो कि कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन लैंग्वेज में हमारा हिट रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा है। okay, sir. And sir, also I have been side by side planning to give an CET for IPU, क्योंकि I think as a backup मेरे को एक दूसरी यूनिवर्सिटी रखनी चाहिए। तो सर उसके लिए मैंने आपको शायद इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करा था कि आप कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, और वो कोर्सेज क्लैश तो नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली दोनों पेपर देना है, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ। ठीक है, नहीं देखो उर्वशी, दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको टारगेट करने हैं। ठीक है, पॉइंट ओके 1। सर। और पॉइंट 2, कोई बैच आपस में क्लैश नहीं करता है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का टाइम एक ही है। ओके ठीक है, तो आपसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि वो क्लैश ना करे। ओके सर। ठीक है, बात सिंपल सही है कि वो हमारी जिम्मेदारी कि वो क्लैश ना करे, क्योंकि उसी हिसाब से सेक्शंस बनाए जाते हैं कि बच्चे का सब्जेक्ट वगैरह कोड वगैरह देख के कराया जाता है। ठीक है, हम लोग बीएड की तैयारी आज से नहीं करा रहे हैं डेली वाइट्स वाले, तो हम लोग को बहुत क्लियरली पता है कि बच्चे को किस सेक्शन में डालना है। अगर कोई क्लैश कर रहा होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो आपको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अनाउंस मुझे ही करना है, टाइम टेबल मुझे ही सेट करना है। ओके सर। ठीक है, तो वो आपस में क्लैश नहीं करेगा। ओके, दैट वाज इट सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड हाँ, कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट हम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करें। देखो यार, अगर आप इंग्लिश से पढ़े हैं तो आप सिर्फ लैंग्वेज में इंग्लिश के बेसिस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी 2-3 प्रॉब्लम और हैं। आप इंग्लिश से पढ़े हो, दैट डजेंट मीन कि आप इंग्लिश का 25 का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। यस सर। ठीक है, हो सकता है 18-20 आते आते हालत ख़राब हो जाए। हम्म, फिर उसके बाद हिंदी भी अटेम्प्ट करना है। यस सर। अब हिंदी आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि संस्कृत सामने खड़ा है, तो आसान तो यस हिंदी भी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, आसान तो हिंदी भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, ये सब पेपर का अपना एक स्वरूप है। एंड अब हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मेरा लैंग्वेज है, तो भाई हमको तो CUPP 05 में पढ़ना पड़ेगा तीनों। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन और बचता है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने लैंग्वेज का ये मसला हो गया, दूसरा मुझे देखना पड़ेगा कि लेट से मैं IP BEd का फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, NCERT RI का फिल कर रही हूँ, तो वहाँ पेपर स्ट्रक्चर क्या है। फिर उन सब चीज़ों के हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा बहुत आप रेडी रखिए। ठीक है, यस सर। एंड सर ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है, मतलब दैट इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैं ना ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी मूव करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई बिलीव कि अगर मेरे को मेरे मतलब दिल्ली के अंदर ही कोई कॉलेज मिल जाए, सो इट्स बेटर। जैसे go for IIT Delhi University and IP University, that will be all at your end. यस, सो दैट इज व्हाई आई वाज टारगेटिंग दीज टू ओनली। ठीक है। थैंक यू सर। एंड बस CUPP 05 का देखिए, दिल्ली बाइट्स में जितना फैकल्टीज कराते हैं उतना आप कर लीजिए, क्वालिफाई कर लेंगी बहुत आराम से। ओके सर। और हर बच्चे को संस्कृत में दिक्कत होती है, बहुत नॉर्मल सा बात है। ठीक है, यस सर। अच्छा, बाकी के लैंग्वेज के बच्चों को मैं एक चीज़ ये भी समझाऊंगा। देखो यार, जैसे मान लो किसी बच्चे ने अभी कहा, कौन था, उर्वशी है क्या नाम है, जो भी है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सर मैं इंग्लिश की हूँ, मुझे संस्कृत में दिक्कत होगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई बच्चा संस्कृत का है ना, तो उसको इंग्लिश में उतना ही दर्द होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो बोले सर हम तीनों में परफेक्ट हैं। तो सबका एक पेन पॉइंट है। तो अगर संस्कृत वाले का पेन पॉइंट इंग्लिश है, तो इंग्लिश वाले का पेन पॉइंट संस्कृत है, तो ओवरऑल फलक्रम इज बैलेंस्ड। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है उर्वशी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देन आई विल कम टू रोशनी RS, देन तबस्सुम, उसके बाद सर गुड इवनिंग जी। मैं ना अभी रिसेंटली अपना ना 3rd ईयर कंप्लीट करा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे डीयू से, ठीक है। और मैंने साइड में मतलब कि इस ईयर को करने के लिए, कवर करने के लिए मैं MA से IGNOU का फॉर्म भर दिया है, बट मुझे ना BEd करना है। मेरे को पहले कंफ्यूजन था कि मैं 4th ईयर करूँ या हाँ करूँ, बट मैंने सोच लिया कि मेरे को नहीं करना है। तो अब मुझे BEd का पॉलिटिकल साइंस से करना है। जैसा आपने बताया, मैंने पिछली भी क्लास ली थी, तो उसमें आपने बताया बहुत ज़्यादा ये है कि इसमें बहुत रेयर केसेस रहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, या अगर आपको आता भी होगा तो भी मतलब कि इसमें सब्जेक्ट ऐसे ऐसे हैं, कुछ हमने पढ़े कुछ हमने बिल्कुल छुए ही नहीं है, जैसे कॉमर्स हो गया। तो मुझे ये जानना है कि जैसे मेरे पास हिस्ट्री भी थी और मेरे पास इंग्लिश भी थे। सेमेस्टर वाइज पे मुझे बहुत थी, ईयर में मेरे पास एक ही था तो 2 ही था, तो मेरे पास हिस्ट्री भी था और पॉलिटिकल भी था ठीक है, और आगे बताइए। इंग्लिश में मैंने पढ़ी। मतलब कि मुझे ये पूछना है कि मैं लैंग्वेज में भी भर दूं, क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज भी थी और पॉलिटिकल साइंस तो ऑनर था तो वो भी था। देखो सुनो, देखो रोशनी, मतलब एक तो आप CUPP 04 के पेपर कोड से एलिजिबल हैं, ठीक है। जी।
तो आपका अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपका पहला चॉइस COQP 04 ही होना चाहिए, सोशल साइंस ही होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हम लैंग्वेज से बीएड का फॉर्म फिल कर दें। एक पल को मान लो तुम एलिजिबल हो भी गई, एक पल को तुम्हारा लैंग्वेज से बीएड में एडमिशन हो भी गया, उसके बाद देन व्हाट? आगे दिक्कत आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, जब भी वो लैंग्वेज की टीचिंग का जॉब निकलेगा तो मान लो इंग्लिश वाले का निकलेगा तो बोलेगा कि थ्रू आउट सभी सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ रखा हो, तो भैया अब जो इंग्लिश ऑनर्स लिया हुआ है फिर वो कहाँ जाएगा अगर आप ही को वहाँ रख देंगे तो? सोच के देखिए। तो बीएड करने से नहीं कोई रोकेगा, दिक्कत फ्यूचर में होगा। लैंग्वेज में बस मुझे ना इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है, बाकी मेरी संस्कृत भी अच्छी है, मेरी मतलब कि ठीक है, हिंदी आप बहुत लैंग्वेज अच्छा से है। भरिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपने हाँ। पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर रखी है तो योर प्रायोरिटी शुड बी सोशल साइंस। जी जी, वो तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, मैं जीओ से ही करूंगी। और आईटीयू मतलब कि ये करिए, आपने जैसे बोला ना कि आप 4-5 यूनिवर्सिटी करो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2-3 और बढ़ा दूं, बट मुझे ये है किसी तरीके से हो जाए बस मेरा। अब मैं यहीं पर ऐड करने वाला था। देखिए यार, देखिए सभी लोग ध्यान दिए, जो बात रोशनी ने अभी बोला कि नहीं ये मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, अच्छा यहाँ उर्वशी ने बोला कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है। एक्चुअली तुम लोग को पता होना चाहिए जितने बच्चे यहाँ सेशन में बैठे हैं ना, इतना दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है। हाँ, मैंने देखा था सीट उसमें 45 के रेट से कम थी। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ आते हैं सेशंस में उतना दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली बाइट्स इस साल अपना सेशन थोड़ा सा हम लोगों की तरफ से जो भी ओपन सेशन है, बैच वगैरह का अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा डिले चल रहा है, मेरा शेड्यूल वगैरह बिजी था। उसके बाद भी हम लोगों के बैचेज़ में जो इतना नंबर होना चाहिए उतना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इसका मतलब ये है कि जितनी सीट है उतना तो केवल यहाँ प्रिपेयर करने वाले ओपन सेशन में ज्वाइन है। सबको वहीं जाना है, सब वही कह रहे हैं मेरा प्रायोरिटी है सर, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए। 1% चांसेस होते हैं कि होगा, ठीक है। तो जब आप ये बोल रहे हैं तो ठीक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे प्रायोरिटी पर है, गुड, वेरी गुड, आपके प्रायोरिटी पर होना चाहिए, गिव योर बेस्ट, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब वो वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए, ओनली ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सभी लोग ये ध्यान दीजिए कि आपका ओनली ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस सर, देन आई कम टू तबस्सुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तबस्सुम। सर मैंने इस ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएससी करी है, तो सर बीएड करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, डीयू, एएमयू या जामिया? जहाँ आपका एडमिशन हो जाए वही बेस्ट है, ठीक है। जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर लीजिए, वरना जिससे शादी हो जाए उससे प्यार कर लीजिए, तो जहाँ एडमिशन हो जाए, ठीक है। किसी और को कोई समस्या परेशानी? एनीवन, एनी अदर कैंडिडेट, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, यस, एनी अदर कैंडिडेट जस्ट रेज योर हैंड। किसी और कैंडिडेट को कोई भी डाउट एंड क्वेरी, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर ड्यू बीएड।